नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात न्यूक्लियर दरवाजे की। यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर एक ऐसा गेट है जिसे परमाणु युद्ध का प्रवेश द्वार कहा जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि अगर ये टूट गया तो परमाणु बम का फूटना पक्का है। ये गेट है क्राइमिया। दावा किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया पर कूच किया तो व्लादिमीर पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने से कभी भी नहीं हिचकेंगे। देखिए क्यों क्राइमिया को एटम बम का सिमसिम दरवाजा यहां कहा जा रहा है। क्या परमाणु युद्ध का प्रवेश द्वार खुलने वाला है? परमाणु युद्ध के इस गेट को महातबाही का सिमसिम दरवाजा क्यों कहा जा रहा है? एटम बम के इस सिमसिम के पीछे कितना बड़ा परमाणु हथियार रखा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अगर यह दरवाजा टूटा तो परमाणु बम फूटा। सबसे पहले इस दरवाजे की पक्की लोकेशन जान लीजिए। यह गेट 2014 से रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में है। नेटो देशों से मिले टैंकों से ज़ेलेंस्की का जज्बा इतना बढ़ चुका है कि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन क्राइमिया पर भी चढ़ाई कर सकता है। लेकिन ऐसा दावा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया की ओर देखा तो परमाणु युद्ध तय है। क्राइमिया के सिविक चैम्बर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर फार्मचुक का दावा है कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया पर कूच किया तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने से नहीं हिचकेंगे। अलेक्जेंडर फार्मचुक ने सरकारी समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती को दिए इंटरव्यू में दावा किया है, क्राइमिया पर अगर हमला हुआ, क्राइमिया को रूस से छीनने की कोशिश हुई तो ये विश्व विध्वंसक परमाणु युद्ध को बुलावा दे सकता है। बताया जा रहा है कि रूस न्यूक्लियर वॉर की तैयारियों को फिर से तेज कर रहा है। अब की बार परमाणु युद्ध का कारण बनने जा रहे हैं यूक्रेन आने वाले 3 तरह के विदेशी टैंक। पहला टैंक है अमेरिका का एब्रम्स टैंक, दूसरा टैंक है जर्मनी का लेपर्ड टैंक और तीसरा टैंक है ब्रिटेन का चैलेंजर 2। इन 3 टैंकों से ज़ेलेंस्की रूस के सैनिकों को यूक्रेन से खदेड़ने की कोशिश करेंगे ही। दावा किया जा रहा है कि इन टैंकों के दम पर यूक्रेन की सेना आगे बढ़कर क्राइमिया पर भी धावा बोल सकती है। क्राइमिया के सिविक चैम्बर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर फार्मचुक के मुताबिक क्राइमिया को पुतिन किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, भले ही इसके लिए न्यूक्लियर वॉर ही क्यों न करनी पड़े। विदेशी मीडिया में दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि 27 फरवरी की तारीख बहुत ही विस्फोटक हो सकती है।
2014 में 27 फरवरी को ही रूस ने क्राइमिया पर अपने अधिकार का आधिकारिक ऐलान किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति कई बार क्राइमिया को वापस लेने का प्रण दोहरा चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन 27 फरवरी तक क्राइमिया के लिए युद्ध और तेज कर सकता है। यूक्रेन युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन का क्राइमिया प्रेम बन सकता है। क्राइमिया को वापस पाना ज़ेलेंस्की के टास्क लिस्ट में टॉप पर। Прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області, у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. क्राइमिया पुतिन के लिए बेहद अहम है। 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है। क्राइमिया में रूस ने कई एयरबेस और नेवल बेस बना रखे हैं। क्राइमिया ब्रिज के रास्ते ही रूस की सेना को हथियार और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जाती हैं। अगर इतने अहम क्राइमिया से हाथ धोने की नौबत आ जाए, फिर पुतिन के सामने एटम बम ही आखिरी विकल्प बच जाता है। खेरसोन को क्राइमिया का गेटवे कहा जाता है। माना जा रहा है कि खेरसोन में जीत के बाद यूक्रेन की सेना दक्षिण में क्राइमिया की तरफ आगे बढ़ेगी, यानी ज़ेलेंस्की की सेना का अगला निशाना क्राइमिया होगा, जिसे पुतिन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर क्राइमिया से परमाणु युद्ध वाली कयामत के आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी एक झलक उस वक्त मिली थी जब क्राइमिया ब्रिज पर विस्फोट हुआ था। क्राइमिया ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है। ये यूरोप का सबसे लंबा पुल है। इस पुल की लंबाई 19 किलोमीटर है। ये रेलवे ब्रिज यूक्रेन में रूस के सैनिकों तक लॉजिस्टिक सप्लाई करने का मुख्य रास्ता है। माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन की सेना क्राइमिया की ओर बढ़ी तो उसका पहला निशाना क्राइमिया ब्रिज बन सकता है। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है, क्योंकि ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है। रूस की सेना क्राइमिया के ब्रिज की सुरक्षा 20 तरीके से कर रही है। इनमें सैटेलाइट, लड़ाकू विमान, ड्रोन, युद्धपोत, टैंक, गोताखोर, मिलिट्री डॉल्फिन, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और बख्तरबंद गाड़ियों सहित 20 तरीके से इस ब्रिज की सुरक्षा की जा रही है। खुद पुतिन ने इस पुल का उद्घाटन किया था जब उन्होंने खुद ट्रक को चलाकर इस पुल को पार किया था। वो ट्रकों का काफिला लेकर क्राइमिया गए थे। पुतिन का ट्रक ड्राइवर के तौर पर क्राइमिया पहुंचना रूस की ताकत का एक और मुजाहिरा था। लेकिन इससे भी बड़ी पावर प्रोजेक्शन पुतिन ने जून 2020 में की, जब क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला रेलवे पुल भी तैयार हो गया। रेलवे पुल का भी उद्घाटन पुतिन ने ही किया। उस वक्त पुतिन उसी ट्रेन के इंजन में बैठकर क्राइमिया पहुंचे थे। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब क्राइमिया को उनसे कोई नहीं छीन सकता। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन भी खुलकर क्राइमिया पुल को यूक्रेन के लिए एक अहम टारगेट बता चुका है। क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हुए हमले के बाद यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कीव समेत 7 शहरों पर पुतिन के गुस्से की आग बरसी थी। ईरान से मिले ड्रोन से पुतिन ने वहां ऐसा कहर बरपाया था कि पूरा यूक्रेन दहल उठा था। ऐसे में अगर अब यूक्रेन की सेना क्राइमिया की ओर बढ़ी तो पुतिन खुद को परमाणु बम का बटन दबाने से नहीं रोक सकते, और परमाणु बटन के दबने का सीधा मतलब है परमाणु हमला। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की भी क्षमता 1 किलोटन या उससे भी कम है, जो 1000 टन विस्फोटक TNT के बराबर तबाही लाएगा। दावा किया जा रहा है कि क्राइमिया अटैक का जवाब रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से भी दे सकता है।
टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत तोड़ देगा, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश देगा। यूक्रेन के सांसद व्लादिमीर आरीव ने तो यहां तक दावा किया है कि अमेरिका को संकेत देने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए छोटा परमाणु हमला करने से जरा भी नहीं कतराएंगे। CBS न्यूज से बात करते हुए CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यावहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। परमाणु हमले की आंच नेटो देशों तक पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नेटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगा। वो जंग दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्स के बीच होगी। दुनिया में 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। एक तरफ सबसे बड़ा और सबसे अधिक परमाणु बम वाला रूस होगा, तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को अंजाम दे चुका अमेरिका होगा। अगर अमेरिका और रूस में परमाणु युद्ध छिड़ गया, फिर वो युद्ध लाखों लोगों की जिंदगियां लील सकता है। इसी वजह से क्राइमिया के सिविक चैम्बर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर फार्मचोक क्राइमिया को न्यूक्लियर वॉर का एंट्री गेट मान रहे हैं, जहां अगर ज़ेलेंस्की का एक भी गोला गिरा तो परमाणु युद्ध तय है। अगले 72 घंटे, अब 72 घंटों का जिक्र क्यों किया जा रहा है, यह जानना बेहद जरूरी है। दरअसल अगले 72 घंटे यूक्रेन में बड़ा तूफान आने वाला है, या फिर यूं कहिए महातूफान की तस्वीर नजर आएगी, और यह तूफान पुतिन लाने वाले हैं। पुतिन ने 72 घंटों के अंदर यूक्रेन के ऐसे ऐसे टारगेट को तबाह करने का ऑर्डर दिया है जहां ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम छिपा हुआ है। यह रिपोर्ट देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि व्लादिमीर पुतिन के तूफान से ज़ेलेंस्की से ज्यादा डर नेटो को आखिर क्यों हो रहा है। क्या फरवरी में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों की लिस्ट फाइनल कर दी है? ज़ेलेंस्की को क्यों लग रहा है कि अगर उन्हें तुरंत F-16 जैसे 200 फाइटर जेट्स नहीं मिले तो रूस की फौज यूक्रेन पर 45 से 60 दिन में कब्जा कर लेगी? रूस की सेना जिस तरह से बखमूत से वहलदार तक अपना रौद्र रूप दिखा रही है, उसे देखने के बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स ये क्यों कहने लगे हैं कि अब यूक्रेन में रूस की सेना को ना तो यूक्रेन और ना ही अमेरिका या नेटो के 30 देश रोक पाएंगे। क्या अगले 72 घंटों में पुतिन की फौज यूक्रेन के 8 शहरों पर कब्जा कर सकती है? ग्यारह महीने बाद भी रूस की फौज कोहराम मचाते हुए एक के बाद एक यूक्रेन के शहरों को शमशान बनाती जा रही है। 200 किलोमीटर सुरंगों वाले सोलेदार पर कब्जा करने के बाद से तो रूस ने यूक्रेन पर जमीन, आकाश और समंदर से इतने भयानक हमले किए हैं कि ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि यूक्रेन को अगर तुरंत 500 टैंक
और 200 लड़ाकू विमान नहीं मिले तो फिर यूक्रेन को रूस से कोई नहीं बचा सकता है। इस वक्त यूक्रेन में पुतिन के रूस का मिशन पूरब चल रहा है, जहां पर यूक्रेन के पूर्वी शहरों को रूस की फौज रौंदते हुए आगे बढ़ रही है। इस वक्त रूस की सेना ने टैंक, तोप और रॉकेट ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की फौज की धज्जियां उड़ा दी हैं। हालांकि यूक्रेन अब भी दावा कर रहा है कि उसने रूस के हमलों पर जबरदस्त पलटवार किए हैं, लेकिन वॉर जोन से जो खबरें और आंकड़े आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि रूस इस वक्त यूक्रेन के लिए साक्षात यमराज बन चुका है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेनी शहर बखमूत के उत्तर में ब्लागोडंते गांव पर कब्जा करने का दावा किया, जहां भीषण जंग हो रही है। रूस ने दावा किया है कि उसने पूर्वी डोनेट्स्क के इलाके के कई गांव और शहरों पर कब्जा कर लिया है। बखमूत से लेकर वहलेदार तक रूस की फौज ने यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है। वहलेदार बखमूत के दक्षिण में है। ये इलाका रूस की सेना के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि मॉस्को से सप्लाई होने वाला गोला बारूद और भारी हथियार इसी रास्ते से आते हैं। रूस अपनी ट्रेनों से इस इलाके में मिसाइल, गोला बारूद और भारी हथियारों के जखीरे यूक्रेन में पहुंचा रहा है। यूक्रेन के एक कर्नल ने इस बात को मान लिया है कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमलों के बाद से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के कर्नल के मुताबिक मॉस्को के नए हमलों की भारी कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन के मिशन पूरब के तहत यूक्रेन के 8 शहरों पर रूस अगले 72 घंटे में कब्जा कर सकता है। इसमें खेरसोन, जापोरिजिया, निप्रापोट्रोस और ओब्लास्ट जैसे शहर और इलाकों के गांव शामिल हो सकते हैं। जब से रूस के स्पेशल ऑपरेशन का चीफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव को बनाया गया है, तब से रूस के हमले ज्यादा खतरनाक और भयानक हो गए हैं। रूस हर दिन दावा करता है कि वो यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населенный пункт Благодатная Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка производства Франции «Цезарь». 11 महीने बाद आज भी ज़ेलेंस्की का यूक्रेन अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो से भारी हथियार और लड़ाकू विमान मांग रहा है। नेटो देशों ने भी यूक्रेन को कई तरह के घातक मेन बैटल टैंक, बख्तरबंद वाहन, तोप, मिसाइल और गोला बारूद देने का ऐलान किया है। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन को डर है कि ये पुतिन की सेना को हराने के लिए काफी नहीं है। यूक्रेन के टॉप जनरलों ने रूस को हराने के लिए और हथियार मांगे हैं। यूक्रेन ने तुरंत 500 घातक टैंक मांगे हैं। इसके अलावा F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमान नेटो और पश्चिमी देशों से मांगे हैं। इसके अलावा लंबी दूरी तक मार करने वाली 1000 तोपें मांगी हैं। जासूसी और आत्मघाती हमला करने वाले 1000 ड्रोन मांगे हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने 300 मिसाइल लॉन्चर भी मांगे हैं। अभी यूक्रेन को 321 टैंक नेटो और पश्चिमी देशों की तरफ से देने का वादा किया गया है, जिसमें अमेरिका का M1 एब्रम्स टैंक, जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक और ब्रिटेन का चैलेंजर 2 टैंक शामिल है। हैरानी की बात तो ये है कि रूस यूक्रेन जंग को एक साल 24 फरवरी 2023 को पूरा होने जा रहा है और अभी तक ना तो यूक्रेन और ना ही नेटो अमेरिका ये अंदाजा लगा पाए हैं कि यूक्रेन में रूस को हराने के लिए कितने हथियारों की जरूरत होगी। 2 लाख करोड़ के हथियार अभी तक यूक्रेन को दिए जा चुके हैं, लेकिन यूक्रेन एक के बाद एक इलाके हारता जा रहा है। अब यूक्रेन ने जिस तरह से 500 टैंकों के साथ साथ अमेरिका के F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमानों की मांग की है,
उससे नेटो के साथ साथ अमेरिका तक हक्का बक्का रह गया है। अमेरिका और नेटो को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यूक्रेन को लड़ाकू विमान कैसे दे दें। अगर F-16 जैसे लड़ाकू विमान यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देश देंगे तो फिर पुतिन के पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा, परमाणु युद्ध। और शायद इसी डर की वजह से अब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ मना कर दिया है कि हम यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान नहीं देंगे। बाइडेन ने जोर से नो बोलकर F-16 देने से मना कर दिया। आप खुद देख लीजिए। United States provide F-16s to Ukraine. No. United States provide F-16s to Ukraine. No. F-16 को लेकर बाइडेन ने जिस तरह से सख्ती के साथ ना कहा, असल में ये पुतिन का वो खौफ है जिसे अब नेटो के 30 देश भी महसूस करने लगे हैं। यही वजह है कि पिछले 3 हफ्तों में रूस की फौज ने यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की चकरा चुके हैं। यूक्रेन को लग रहा है कि पश्चिमी देश और नेटो यूक्रेन को जंग करने के लिए 200 लड़ाकू विमान देंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ पोलैंड ने ही बोला है कि अगर नेटो हमें परमिशन दे दे तो हम यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान रूस के खिलाफ दे सकते हैं। हालांकि नेटो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी का बयान आया है कि जिस तरह से पहले नेटो और अमेरिका पहले टैंक और घातक मिसाइल देने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में तैयार हुए हैं, ठीक उसी तरह से पश्चिमी देश और नेटो यूक्रेन को चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमान जरूर देंगे। We discussed the possible model of aircraft or fighter jet as a platform. We didn't discuss the name or the brand. We discussed the platform because it's our necessity to make stronger our capabilities to defend our airspace. Because the aviation, tactical aviation, is a part of the air defense systems in any countries and in Ukraine itself. जंग में बुरी तरह से पिछड़ रहे यूक्रेन के लिए लड़ाकू विमान संजीवनी बन सकते हैं, क्योंकि अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के पास हैं, उनकी मिसाइलों की अधिकतम मारक क्षमता सिर्फ 80 किलोमीटर है, लेकिन यूक्रेन को चाहिए 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें, जो उसे नहीं मिल पा रही हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता की कमी को पूरा करने के लिए यूक्रेन अब लंबी दूरी तक हमला करने वाले लड़ाकू विमान चाहता है। इसलिए अब उसने F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान मांगे हैं। हम आपको यूक्रेन का वो प्लान बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा रूस के खिलाफ यूक्रेन को नेटो और पश्चिमी देशों के कौन-कौन से लड़ाकू विमान चाहिए। यूक्रेन ने 200 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मांगे हैं। यूक्रेन चाहता है कि उसे दुनिया का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 मिले। इसके साथ यूक्रेन की नजर ब्रिटेन की यूरोप फाइटर और टॉर्नाडो लड़ाकू विमान पर भी है। यूक्रेन अपनी लिस्ट के मुताबिक फ्रांस के राफाल लड़ाकू विमान भी जंग में चाहता है। इसके अलावा यूक्रेन को स्वीडन के साब का ग्रिपेन विमान भी युद्ध करने के लिए चाहिए। यूक्रेनी वायुसेना के अधिकारी यूरी इग्नोट ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि अमेरिका की वायुसेना अधिकारी यूक्रेन को अपने सबसे एडवांस और घातक MQ-9 रिपर ड्रोन देने को तैयार है। जिस तरह से यूक्रेन एक-एक घातक हथियार हासिल करने के लिए तड़प रहा है, वो हकीकत ये समझाने के लिए काफी है कि रूस ने यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए मिसाइलों, मिसाइल लॉन्चरों, बख्तरबंद वाहनों और गोला बारूद की सप्लाई बिना रुके बड़े पैमाने पर चाहता है। यूक्रेन चाहता है कि नेटो और अमेरिका के लड़ाकू विमानों से रूस के अंदर घातक हमले किए जाएं, ताकि रूसी फौज की सप्लाई लाइन तबाह किया जा सके। क्योंकि खबरों के मुताबिक रूस की 2 लाख नई फौज तेजी से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है और ज़ेलेंस्की इसी को लेकर घबराए हुए हैं।
Сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту в Сполучені Штати Америки та реалізації домовленостей. Час втрачати не будемо. Все, про що ми домовилися у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо. І ще одне. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії. भले ही यूक्रेन दावा करे कि उसने रूस के 1,27,000 से ज्यादा सैनिकों को जंग में मार डाला है, लेकिन अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो और अमेरिका को भी समझ आ चुका है कि पुतिन अपनी फौज का इतना भीषण नुकसान देखने के बाद किसी भी कीमत पर ना तो हार मानेंगे और ना ही जंग रोकेंगे। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि क्या नेटो और पश्चिमी देश यूक्रेन को घातक लड़ाकू विमान देंगे? क्या नेटो लड़ाकू विमान देकर पुतिन को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करने का जोखिम उठा पाएगा? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आज बहुत बड़ी खबर सामने आई। महंगाई ने बीते 48 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आईएमएफ ने भी पाकिस्तान की तरफ से मुंह मोड़ लिया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि पाकिस्तान पछताने वाली हालत में अब आ चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने आतंकवाद पर पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा जुर्म कबूल किया। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पाकिस्तान की पूरी सरकार संसद में आखिर क्यों गिड़गिड़ा रही है। मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया। दहशतगर्दी है, इसका शुरू में जो बीज थे वो हमने खुद बोए। पाकिस्तान की संसद में रोना मचा है। ये लैप्सेस हुई हैं, कोई जरूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, लेकिन ये हकीकतें हैं, इसको जब तक कौम जो है वो फेस नहीं करेगी। सड़क पर आवाम बेमौत मर रही है। फिर और हमने फौरी, कवि और यानी मुनासिब इकदाम ना किए तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में दोबारा फैल जाएगा। दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री और दुनिया भर में आतंकियों के सबसे बड़े एक्सपोर्टर पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। वैसे तो इस मुल्क में परेशानियों और चुनौतियों का अंबार है, लेकिन इस वक्त इस देश के सामने महंगाई, कर्ज और आतंकवाद जैसे तीन सबसे बड़े संकट पहाड़ की तरह खड़े हैं। आलम यह है कि जो दहशतगर्दी पाकिस्तान की कोख से पैदा हुई, जिसे यहाँ की हुकूमत ने पाला पोसा, वही दहशतगर्द अब पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। एक तरफ महंगाई से हलकान पाकिस्तान को कर्ज न मिला तो दिवालिया होने का खतरा, और दूसरी तरफ आतंकी हमले से खौफ ऐसा कि अब तो जो मुल्क संवारने का ख्वाब दिखा रहे थे, अब उन्हें ही पाकिस्तान का नामो निशान मिटने का डर सता रहा है। यहाँ पर बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि अगर हमने फिल फौर हमने फौरी, कवि और यानी मुनासिब इकदाम ना किए तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में दोबारा फैल जाएगा, और फिर तारीख में मेरे मुंह में खाक कि हमारा नाम भी कोई लेने वाला नहीं होगा। शेखी बघारने के आदि शहबाज ने बड़ी शराफत से कैसे पाकिस्तान की बदहाली और बर्बादी का ठीकरा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी के सर फोड़ा है, आपको आगे बताएंगे। अभी आपको पाकिस्तान की संसद के अंदर का रोना धोना और सबसे बड़ा कबूलनामा दिखाते हैं। इज्तिमाई गलती, कौमी गलती ये हुई हैं, ये लैप्सेस हुई हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया, और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए।
पड़ोसी का घर जलाने के लिए आतंक की आग सप्लाई करने वाला पाकिस्तान जब खुद दहशतगर्दी की लपटों में घिरा तो शायद यहाँ के हुक्मरानों का सच से सामना हुआ। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये कबूलनामा सच्चा है या फिर महज दिखावा। इसकी पड़ताल भी हम करेंगे। अब जरा यहाँ संसद की चार दीवारी के अंदर ही रक्षा मंत्री की बात भी गौर से सुन लीजिए। ये जो दहशतगर्दी है, इसका शुरू में जो बीज थे वो हमने खुद बोए। जिहाद का बड़ा शौक था और उस जिहाद के सिलसिले में अमेरिका के साथ जो हमारी अरेंजमेंट हुई वो तकरीबन 8-9 साल चलती रही और उसके बाद अमेरिका हाथ धो के फतह के शादियाने बजाता वापस चला गया वाशिंगटन के रूस को शिकस्त हुई। उसके बाद 10 साल जो है हम इस चीज से निपटते रहे। जनाब ने अब जाकर माना कि पाकिस्तान ने खुद दहशतगर्दी के बीज बोए, जिहाद के नाम पर बेगुनाहों के खून बहाए। पाकिस्तान को आतंकियों से नफे की आस थी, लेकिन नुकसान इस कदर हुआ कि अब भारत और इजराइल भी प्यारे लगने लगे हैं। 30 जनवरी को ही दोपहर 1 बजे का वक्त था जब पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद आत्मघाती हमले से दहल उठी। इस आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोग बेमौत मारे गए तो 220 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस आतंकी वारदात की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने ली है। टीटीपी के एक धड़े ने पेशावर की मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी कबूली तो दूसरे धड़े ने फौरन इससे ये कहते हुए किनारा कर लिया कि वो मस्जिदों को निशाना नहीं बनाते। अफगानिस्तान में जिस वक्त अमेरिका की फौज तालिबान के नाकाम सफाई में जुटी थी, उसी दौरान साल 2007 में पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन टीटीपी की छतरी तले इकट्ठा हुए और आदत से लाचार पाकिस्तान की हुकूमत ने उसे जमकर बढ़ावा दिया। लेकिन अब उसी टीटीपी का मकसद अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान की सत्ता पर भी कब्जा करना है। बीच में टीटीपी और पाकिस्तान में शांति समझौता भी हुआ जो अब टूट चुका है और सिर्फ बीते साल नवंबर से अब तक पूरे पाकिस्तान में टीटीपी ने ऐसा कहर बरपाया है कि इस्लामाबाद में बैठी सरकार का अमन चैन मुहाल हो गया है। 30 नवंबर 2022 को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हुए। वेरी नेक्स्ट डे 30 नवंबर को कोयटा में एक खुदकुश हमला हुआ और पहली दफ़ा उसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की और उसके बाद बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में और फिर इस्लामाबाद में भी हमला हुआ और उसकी जिम्मेदारी टीटीपी कबूल करती गई। तो ऐसा लगता है कि जो इमरान खान साहब के दौर में जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था वो रियासत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं थे, कुछ इंडिविजुअल्स के साथ थे और जब वो इंडिविजुअल्स रिटायर हो गए तो उनकी रिटायरमेंट के अगले दिन से ही हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। अब तो पाकिस्तान की संसद में भी टीटीपी के खिलाफ एक्शन की मांग उठने लगी है। खुद गृह मंत्री सनाउल्लाह को भी कहना पड़ा कि हमें टीटीपी को अफगान तालिबान से अलग समझने की गफलत नहीं पालनी चाहिए। हालांकि बड़ी चालाकी से वो पाकिस्तान में आतंकवाद का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ गए। फैमिलीज यहाँ पे या सिविलियन जो है वो यहाँ पे रहायश पजीर हैं, उनमें से किसी ने जो है वो इस खुदकुश को जो है वो फैसिलिटेट किया होगा यहाँ तक जो है वो पहुँचने में। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो आतंकियों के खिलाफ फिर से 2014 की तरह अभियान शुरू करने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान के सियासतदान शातिर सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक टीटीपी के फलने फूलने के लिए पूर्व पीएम इमरान खान को कसूरवार ठहरा रहे हैं। वो हद दर्जे का शातिर है। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग फरवरी 9 PM। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था,
आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM